चौथा पॉइंट में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? टाइम एंड टेंस। ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड टेंस। ठीक है, आइए हम लोग बता रहे थे, याद होगा आपको, टाइम एंड टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस। ध्यान दीजिएगा, और सिंपल फ्यूचर टेंस का ही रूल नंबर 1, 2, 3 हो चुका था। आज रूल नंबर 4 होगा। ठीक है, अब इसको समझना है। परहैप्स, इसका अर्थ होता है शायद। ठीक है, प्रोबेबली इसका होता है संभवतः। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट, इसका होता है हो सकता है कि, etc दिया रहे तो इसके बाद shall या will लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। परहैप्स का हिंदी क्या होता है? शायद। प्रोबेबली का हिंदी क्या होता है? संभवतः। उसका इट इज पॉसिबल दैट, हो सकता है कि। इट मतलब इत्यादि दिया रहे। अगर ये सब दिया हुआ रहेगा तो इसके बाद क्या होगा? shall या will लगाते हैं। और अच्छे से पता है कि shall का प्रयोग किसके साथ और will का प्रयोग किसके साथ? shall का यूज I we के साथ और will का यूज you के साथ, they के साथ, he she it के साथ। ठीक है, अब यहां देखेंगे एग्जांपल। Perhaps he dash 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 returned today। ठीक है, पहला ऑप्शन shall, दूसरा will, तीसरा can, चौथा none। क्या हो गया? will। सब अच्छे से जानते हैं कि shall का प्रयोग दो ही के साथ होता है, I और we के साथ, और बाकी बात के साथ क्या होता है? will ही लगता है। तो ही के साथ क्या आएगा? will आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। और बी को क्या कीजिएगा? डार्क कर दीजिएगा, पूरा का पूरा। ठीक है, भर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरह से आएगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो आपको डार्क करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। इट इज पॉसिबल दैट आई knock the door। will, can, shall, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? shall होगा निश्चित रूप से, क्योंकि shall का प्रयोग दो ही के साथ होता है। किसके साथ? I और we के साथ। I के साथ क्या आएगा? shall आएगा। और एक चीज और भी देख लीजिएगा, यहां पर क्या लगा हुआ है? इट इज पॉसिबल दैट, परहैप्स लगा हुआ है। हाँ, ये सब यदि लगा रहेगा तो इस सब के ठीक बाद क्या होगा? shall या will लगता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम लोग बताने जा रहे हैं 3 एक्स्ट्रा रूल्स। 3 अन्य नियम। पहले इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, पहले इसको समझते हैं सब लोग।
बी, हाँ समझ में आ रहा है। बी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, बी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जान लीजिए हेल्पिंग वर्ब है ही, ठीक है। बी वाज बीन होता है, फॉर्म होता है इसका, रूप होता है क्रिया का, जैसे V1 V2 V3, प्ले प्लेड प्लेड होता है ना, डांस डांस डांस, ठीक है। बी को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। या सेंटेंस में आकर खुद हट जाता है, ठीक है। कैसे? इसको हम एग्जांपल के तौर पर अभी देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है। यहां पे क्या आ गया? बी आया। दी बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन आपको इज, वाज, वेयर, नन। क्या हो जाएगा? इज होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये बात कहावत भी है ये, ठीक है। तो ऑनेस्टी के साथ क्या लगेगा? इज। आप देखने में आया ना कि बी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यह सेंटेंस में आकर क्या होता है? खुद हट जाता है। समझ में आया? यह सेंटेंस में आकर के खुद हट जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? एक और एग्जांपल दे रहे, ध्यान से देखिएगा। महात्मा गांधी born in 2nd October 1869 are was where is। क्या होगा इसका आंसर? क्यों होगा वाज? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म आज हुआ है? नहीं ना, पहले हुआ है ना। हाँ, मतलब बीत चुका है ना, पास्ट का बात है ना। हम जानते बताए थे बी वाज वेयर, बता थे बी वाज बीन, बता थे ना। तो बी हट गया, इसका क्या आ गया? सेंटेंस में ये आकर खुद हट जाता है, तो बी हट जाएगा तो क्या हुआ? पुराना का बात है, पुरानी बात है, आज की बात नहीं हो रही, इनकी जन्म की बात। तो क्या हो जाएगा? पास्ट में होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए इसको पहले आप लिख समझिएगा। रूल नंबर 2, इसको ध्यान देंगे यहां पे। विश, विश मतलब क्या होता है? इच्छा। कोई दिक्कत? अब आइए, एज इफ, एज इफ मतलब होता है मानो, ठीक है। अब आइए, उसके बाद एज द, एज द इसका होता है, जान लीजिए, जैसा कि, जैसा कि के बाद, ठीक है। पहले यहां समझिएगा, विश, एज इफ, एज द, ठीक है। ये के बाद जान लीजिए, अगर ये सब दिया हुआ रहेगा तो इसके ठीक बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। हिंदी में तो सब PhD हम कर ले है ये ना, हो जाता है मिस्टेक। तो विश, एज इफ, एज द के बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अगर दिया हुआ रहता है इसके ठीक बाद, तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो है वो जान लीजिए क्या होता है? वेयर होता है, वेयर, ठीक है। ये दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो है वेयर में बदला जाता है। और उस टाइम क्या बताए थे, याद होगा आपको? उस टाइम बताए थे बी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और यह सेंटेंस में आकर खुद हट जाता है।
इस बार अभी क्या बता रहे हैं कि वी सो, एज इफ हो, एज दाव हो, इसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा? मतलब इस ये समझना है कि एक हेल्पिंग वर्ब तो पहले से आया हुआ रहेगा और दूसरा हेल्पिंग वर्ब का जब आपको प्रयोग करना है तो क्या लगाइएगा? वेयर लगाइएगा। जैसे एग्जांपल आपको हम यहां पे दे देते हैं, आई विश, आई डैश डैश डैश, देखिए यहां पर बी ही दिए हैं, ठीक है। ए डॉक्टर, अब यहां देखिए ये वाला ऊपर में मिलाइएगा, है कि नहीं? हाँ, है लिखा हुआ, ये जो विश है WISH दिया हुआ है ऊपर पे। अगर दिया हुआ है, अगर दिया रहेगा तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगाना है? वेयर लगाना है। अब जैसे हम यहां पर देखिए, इज, वाज, वेयर, डी में नन, NONE नन, क्या लगेगा? समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए कि ये भी हेल्पिंग वर्ब हट गया। हाँ, दूसरा हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा वहां पर? वेयर आएगा। अब देखिए, सी एज इफ, सी डैश बी एन इंजीनियर, was, where, are, is। क्या हुआ इसमें भी? देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है? as if, ASIF, as if देखिए ऊपर पर है, ऊपर में है। अगर ये दिया हुआ रहेगा तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? वेयर आएगा। तो इसको आप क्या कर दो? सर्कल कर दो पूरा का पूरा। समझ में आ गया? चलिए अब अगला रूल पर आइए, रूल नंबर 3 पर, ठीक है। रूल नंबर 3 ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब इसको आराम से सब लोग देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा फिर से वही उतारेंगे, विश, इच्छा, एज इफ, मानो, एज द, जैसा कि, के बाद, मेन वर्ब दिया रहे तो हेड प्लस V3 लगाते हैं। समझिएगा, विश, एज इफ, एज द के बाद मेन वर्ब समझते हैं ना? मेन वर्ब को क्या बोला जाता है? मुख्य क्रिया बोला जाता है। समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा सा एक छोटा सा बगल में जगह दे करके हम आपको बता देते हैं, पहले मेन वर्ब कैसे आप पहचानिएगा। जैसे हमने लिखा आई ईट ए मैंगो, इसमें बताइए वर्ब कौन सा है? इट है ना? इस वाक्य में केवल और केवल क्या वो वर्ब है? एक वर्ब है। यदि किसी वाक्य में केवल और केवल एक वर्ब होगा तो वही क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। कोई दिक्कत है? और मेन वर्ब को क्या बोलते हैं? MV बोलते हैं। समझ में आ गया? दूसरा, आई एम गोइंग टू मार्केट, इसमें क्या को वर्ब है? दो को वर्ब है। यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब होगा तो आप जान लीजिए अंतिम वाला जो वर्ब होता है, ठीक है, वह मेन वर्ब होता है। बाकी बात जो होता है वह क्या होता है? हाँ, HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया? किसको बोलते हैं? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्लियर हो गया? मेन वर्ब का मतलब आपको बता चुके हैं क्या होता है? मुख्य क्रिया होता है। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक है, समझ में आ गया? यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया रहेगा तो अंत वाला क्रिया कौन सा होगा? मेन वर्ब होगा। समझ में आ गया?
या यदि किसी वाक्य में केवल और केवल एक क्रिया है तब भी क्या होगा, वो मेन वर्ब होगा। समझ में आया? जी सर। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा तो आराम से सब जल्दी समझ में आएगा। ध्यान नहीं दीजिएगा दूसरी चीज को भर दिन हमको बताना पड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, आई विश आई डैश 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 गो टू मार्केट। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, हैज गॉन, हैव गॉन, had gone, is going। कौन सा होगा? आप पहले अच्छा से समझिए, ये विश दिया हुआ है ना, लगा हुआ है, विश लगा हुआ है, देख ही रहे हैं। उसके बाद कर रहा है, इन सब के बाद क्या दिया हो, मेन वर्ब। इसके बाद यहां से यहां तक लेंगे, इसमें क्या क्रिया है, यहां से लेके यहां तक में एक क्रिया। वह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी, मेन वर्ब। इसका मतलब अगर मेन वर्ब दिया रहेगा क्या लगेगा, हैड प्लस V3। हैड नहीं होगा, हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैड। आई V3 आपको अच्छे से पता है, पहला रूप क्या होता है, गो, दूसरा रूप क्या होता है, वेन, तीसरा रूप क्या होता है, समझ में आ गया? तो आपको देखिए लगाना भी क्या है, तीसरा रूप ही लगाना है। समझ में आ गया? आइए, सी एज इफ, सी नो everything about me। अब देखिएगा, have known, उसके बाद had known, उसके बाद has known, is knowing, is knowing, etc। क्या हो जाएगा, had known होगा। समझ में आ गया? यहाँ पर पहले वाला का आंसर ये हो जाएगा, दूसरा वाला का had known हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक भी आप मिला लीजिए, क्या वो क्रिया है, यहां से लेकर के यहां तक केवल क्या वो क्रिया है, एक ही क्रिया है। तो वह कौन सा क्रिया कहलाएगी, मुख्य क्रिया कहलाएगी, जिसको मेन वर्ब कहते हैं। समझ में आया? चलिए हो गया।